नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक त्रिपाठी हाजिर हूँ आपके सामने संविधान सीरीज लेकर के। और पिछले कुछ संविधान सीरीज में हमने पढ़ा था कि संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। और आज हम लेकर के आए हैं कि हमने जो अभी तक 4 क्लास की हैं, 4 सेशन हमने किया है, उसके ऊपर कुछ प्रश्न हैं जो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था, या फिर हम कह लें प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे में आपके ऑप्शंस हैं ए बी आर अम्बेडकर साहब, बी अल्लादी कृष्णा स्वामी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी गोपालाचारी अय्यंगार। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बी आर अम्बेडकर साहब को संविधान का जनक कहा जाता है। और संविधान का जनक क्यों कहा जाता है उसका भी कारण है कि संविधान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये तो ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो यहां से नहीं हो सकता है। फिर आते हैं आपके पास अल्लादी कृष्णा स्वामी, राजेंद्र प्रसाद और गोपाल स्वामी अय्यंगार। तो इसके बारे में हमने आपको एक ट्रिक बताई थी जो आपको याद करनी थी, और वो ट्रिक ये थी कि काम से आए मुंशी जी। तो अगर हम इसको देखेंगे तो इससे आपको संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी उस प्रारूप समिति के सभी सदस्यों के नाम को याद करने में आसानी हो जाएगी। जैसे के से आपका क्या है, के से हैं आपके कृष्णमाचारी जी, कृष्णमाचारी, या फिर आप इसको खैतान भी कह सकते हैं, जिसकी जगह किसने ली थी, खैतान जी की जगह कृष्णमाचारी जी ने ली थी। तो के से आपके हो गए कृष्णमाचारी और खैतान जी। ए से आपके क्या हैं, अंबेडकर जी, अंबेडकर जी। एम से आपके क्या हैं, माधवराव, माधवराव। और ये किसकी जगह लेते हैं, ये लेते हैं बीएल मित्रा की, यानी मित्र, मित्र की जगह लेंगे ये। से आपका क्या हो जाएगा, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है, सादुल्लाह जी। आय से आपका, ऐसे आपके हो जाएंगे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक। मुंशी से आपका हो जाएगा के एम मुंशी, और जी से हो जाएगा आपका गोपाल स्वामी अय्यंगार, ठीक है। तो ये आपका याद करने का तरीका है। अब देखिए इनमें से आपका कौन कौन सा नाम है इसमें, अंबेडकर जी तो ये तो थे। तो ये आपसे यहां क्या पूछ रहा है, जो ट्रिक है वो ये पूछ रहा है कि कौन नहीं थे, आपसे ये नहीं पूछा है कि कौन सदस्य थे, आपसे ये पूछा है कि कौन सदस्य नहीं थे। तो इसमें अंबेडकर जी का नाम है, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हमने आपको बताया कौन था, ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तो ये नाम भी है इसमें, तो आपका ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। फिर आता है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या इस ट्रिक में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये गोपालचारी नहीं है, ये गोपाल स्वामी है, गोपाल स्वामी अय्यंगार। तो ये जी से हमने क्या बताया आपको, गोपाल स्वामी अय्यंगार, तो ये भी आपका बाहर हो जाएगा। तो आपको अगर ये ट्रिक आती है, ट्रिक आपने याद कर लिया है, ये सूत्र याद कर लिया है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे भाई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही झंडा समिति के अध्यक्ष हैं, झंडा समिति के अध्यक्ष हैं। और किस समिति के अध्यक्ष हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति के अध्यक्ष हैं। फिर वित्त समिति के भी अध्यक्ष हैं, वित्त एवं स्टाफ कमिटी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी हुई हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है हमसे कि भारत का संविधान, भारत का वर्णन
इस प्रकार करता है। हां, तो भारत के संविधान में भारत का वर्णन किस प्रकार किया गया है? जब हम भारत की विशेषताएं पढ़ रहे थे और हमने संघीय और एकात्मक वाला कंसेप्ट देखा था, तो उस समय हमने चर्चा की थी कि भारत के संविधान में जो पहला अनुच्छेद है भारत के संविधान का, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी राज्यों का संघ है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है आपका, राज्यों का संघ है। तो भारत का वर्णन किस प्रकार करेगा? राज्यों का संघ। तो इससे आप, ये कौन सा है? ये आपका अनुच्छेद 1 है। ठीक है, जो पहला ही अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, वो आपको बताता है कि भारत क्या है? आपका राज्यों का संघ है। तो आपका एक महासंघ नहीं है, एक अर्धसंघीय ढांचा भी इसको बोला गया है, यानी क्वासी फेडरल। ठीक है, जिसमें कुछ चीजें जो है वो आपकी संघ की है, यूनियन की है, और कुछ चीजें फेडरेशन की है। एकात्मक क्या है? एकात्मकता की भी झलक हमको दिखाई देती है। बहुत सारे फीचर्स जो हैं, जब हमने इसकी चर्चा की थी आपसे कि ये क्या है, एक मिश्रण है किस किस चीज का? फेडरेशन का भी मिक्सचर है और यूनियन का भी मिक्सचर है। तो जब हमने ये चर्चा की थी उसी समय हमने आपको बताया था। परंतु यहां जो प्रश्न पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि भारत का संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार करता है? तो भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है अनुच्छेद 1 में कि भारत जो है वो क्या हो? वो राज्यों का संघ है। तो यहां पे आपका उत्तर हो जाएगा राज्यों का संघ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो ये कहता है कि कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित किस संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? कानून का शासन से आप क्या समझते हैं? जब हमने आपको संविधान के स्रोत बताए थे तो उस समय हमने चर्चा की थी कि भारत के संविधान विभिन्न स्रोतों से लिए गए हैं, यानी कि भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ उसको बनाते समय बहुत सारे स्रोत थे। जैसे आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 था, ब्रिटेन की शासन प्रणाली थी, ब्रिटिश संविधान हो गया, अमेरिका का संविधान हो गया। तो वो सारी चीजें, उनमें जो एक नियम है हमारे यहां कानून का शासन, जिसको हम क्या कहते हैं? रूल ऑफ लॉ। ठीक है, और ये रूल ऑफ लॉ क्या दिखाता है कि कानून के समक्ष सभी क्या है? सभी समान है। यानी ये आपका किस में आता है? ये मौलिक अधिकारों में, ये समानता के अधिकार में आता है। ठीक है, और सभी समान किस प्रकार समान है? ये समानता किस प्रकार की है? समान परिस्थितियों में समान कानून। ठीक है, इसके बारे में भी आपको समझाया था। तो ये जो अवधारणा है रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन, या इसको हम अन्य शब्दों में कहें तो इसको विधि का शासन भी बोला जाता है, विधि का शासन। तो ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है आपका ब्रिटेन से। और क्या क्या चीजें ली गई हैं? ब्रिटेन से ली गई है आपकी संसदीय प्रणाली। और क्या लिया गया है? और लिया गया है आपका एकल नागरिकता। ठीक है, द्विसदनीयता, बाइकैमरलिज्म जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपकी कहां से ली गई हैं? ये कुछ चीजें ब्रिटेन से ली गई हैं। फिर आपके ऑप्शन में क्या कहता है? यूएसए से हमने क्या क्या लिए हैं? यूएसए से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स। और क्या लिया है? राष्ट्रपति का महाभियोग, यानी जिसको हम इंपीचमेंट कहते हैं, इंपीचमेंट। फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से हमारी प्रस्तावना में क्या क्या चीजें हैं? हमारी प्रस्तावना में जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की भावना जो दिया गया है, वो हमने कहां से लिया है? वो हमने फ्रांस से लिया है। स्विट्जरलैंड से क्या है? तो स्विट्जरलैंड से ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन आपको स्विट्जरलैंड के बारे में बता दूं कि यहां पे आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखाई देता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अगर हम
लोकतंत्र की बात करें तो यहां पर स्विट्जरलैंड में क्या है, आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन अगर हम भारत के बारे में चर्चा करें तो भारत में क्या है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको बहुत सारी चीजें हमने आपको बता दी। क्या क्या है, फ्रांस है समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की भावना है, एवं बंधुता की भावना। ठीक, यूएसए से आपको फंडामेंटल राइट्स हैं, इंपीचमेंट है, और भी बहुत सारी चीजें थी जो हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो आपके ऑप्शंस हैं साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन आयोग, दिमित्रोव थीसिस या फिर लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। तो 1935 के समय में अगर आपको इतिहास में आपने पढ़ा होगा तो कब कौन आया, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में आता है। अच्छा, इसी पे आपका जो है, और लॉर्ड कर्जन का कोई आयोग था या नहीं था, इसका तो नहीं। लॉर्ड कर्जन जो थे वो कब आए थे? लॉर्ड कर्जन 1905 में, बंगाल विभाजन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव कौन थे? लॉर्ड क्लाइव कब आते हैं? लॉर्ड क्लाइव 1757, कौन सी लड़ाई? प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई। ठीक है, प्लासी की लड़ाई। और लॉर्ड क्लाइव ही कौन थे? लॉर्ड क्लाइव बंगाल के प्रथम क्या है, प्रथम गवर्नर। ठीक है, तो आपकी 1935 साइमन कमीशन आता है। किस लिए आता है साइमन कमीशन भारत में? साइमन कमीशन आता है 1919 की समीक्षा करने, यानी कि 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसकी समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन को भारत भेजा जाता है। और आप जानते हैं कि साइमन कमीशन में सभी अंग्रेज होते हैं और जिसका भरपूर विरोध होता है भारत में। और भारत में भरपूर विरोध का कारण यह था कि इस पूरे कमीशन में, यानी जो ये आयोग का गठन किया गया था, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और ये अपने समय से पहले ही आ जाता है। यानी कि 10 साल बाद अगर समीक्षा होनी थी तो उससे पहले ही ये 1927 में ही आ जाता है। और इसका हर जगह विरोध होता है, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। और इसी साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए लाला लाजपत राय एक लाठी खा करके उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके सिर पे लाठी लग जाती है। तो ये सारी चीजें थी। तो ये रिपोर्ट जो है वो साइमन कमीशन जब रिपोर्ट देता है, और बहुत सारी चीजें और भी थी 1935 के में, जैसे जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुई थी। क्या हुआ था? तीन आपकी गोलमेज सम्मेलन होती हैं, उन तीनों गोलमेज सम्मेलन पर भी आधारित था। और दूसरी चीज क्या है? साइमन कमीशन। 3 गोलमेज सम्मेलन कहां पे आयोजित होती है? लंदन में। 3 गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो इन सब पे मिलाकर के हमारा भारत सरकार अधिनियम तैयार किया जाता है, जिसका भारत के संविधान पर बहुत गहरा प्रभाव है, क्योंकि अपने आप में भारत सरकार अधिनियम 1935 भी एक विस्तृत कानून था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र या ये सभी? तो जब हमने पहला सत्र लिया था, हम लोग पहली क्लास में जब चर्चा कर रहे थे, तो उस समय पे हमने आपको समझाया था कि राज्य के लिए क्या क्या आवश्यक घटक हैं, राज्य के आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। तो राज्य के आवश्यक घटक में आपके क्या क्या आते हैं भाई? राज्य के आवश्यक घटक में क्या होना चाहिए? एक तो निश्चित भूभाग या फिर जिसको हम कह लें निश्चित क्षेत्र। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि उस क्षेत्र में कुछ जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या। ठीक, अब इस जनसंख्या में से क्या होना चाहिए? इन जनसंख्या में से कुछ लोग चुन करके आने चाहिए जो किसका काम करेंगे? सरकार का काम करेंगे। और सरकार का क्या काम करेंगे? सरकार का काम करेंगे विधि का निर्माण एवं क्या करेंगे? क्रियान्वयन। विधि का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
फिर चौथी चीज क्या थी? चौथी चीज संप्रभुता। संप्रभुता यानी कि ये जो सरकार होगी यह कोई भी कानून बनाने के लिए संप्रभु होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चार जो है राज्य के आवश्यक घटक थे जो हमने आपको बताया था। और इसमें ये क्या था आपका? ये भौतिक आधार था, यानी फिजिकल बेसिस था। ये क्या था आपका? ये आपका राजनीतिक अधिकार था, राजनीतिक आधार था। ठीक है, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम। और ये आपका स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक बेसिस, आध्यात्मिक आधार है ये। ठीक, तो अब इन चारों घटक में से कौन कौन सी चीजें हैं? संप्रभुता, ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए, यानी अपने कानून बनाने के लिए चाहे वो आंतरिक मामले हो चाहे वो बाह्य मामले हो, जो भी निर्णय लेना होगा वो वहां की सरकार क्या होगी? वहां की सरकार संप्रभु होगी, यानी स्वतंत्र होगी। वो स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले सकती है और स्वतंत्र रूप से अपने निर्णयों को लागू कर सकती है। तो संप्रभुता होगी। दूसरी चीज सरकार होनी चाहिए, बिल्कुल सरकार होनी चाहिए, और उसका क्षेत्र होना चाहिए। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ये सभी। इसके अलावा चौथी चीज क्या है? चौथी चीज जनसंख्या है, जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये राज्य की परिभाषा हो गई आपकी, राज्य की मतलब घटक हो गए जो उसकी परिभाषा में ही आते हैं। छठा देखते हैं, छठा क्या पूछ रहा है भाई कि भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहां मिलते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें कहां मिलेंगे? प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 1 में। तो प्रस्तावना में क्या चीजें हैं? प्रस्तावना जो है वो क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक, ये क्या है वी द पीपल ऑफ इंडिया? जिसको हम क्या बोलते हैं? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ये क्या है? ये हमारे संविधान में शक्तियों का स्रोत है, यानी कि जो भारत, हम जानते हैं जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा संविधान जो है वो क्या देता है? वो नागरिकों को और सरकार को, यानी कि जो सरकार के अंग हैं उनको क्या प्रदान करता है? उनकी शक्तियां प्रदान करता है कि, और वो प्रावधान दिए गए हैं कि वो क्या क्या चीजें सरकार कर सकती हैं, क्या क्या चीजें नागरिक कर सकते हैं, क्या क्या अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, और कुछ चीजें और भी हैं कि इनके कर्तव्य भी क्या क्या हैं। तो ये सारी चीजें हमारा संविधान देता है। लेकिन जो संविधान है वो अपनी शक्तियां कहां से प्राप्त करता है? तो संविधान हमारा अपनी शक्तियां प्राप्त करता है भारत के लोगों के द्वारा। क्योंकि जो हमारा प्रस्तावना है, जब हम अपनी प्रस्तावना को देखते हैं तो उसकी जो पहली लाइन है वो शुरू होती है हम भारत के लोग, या फिर वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वहीं पे ये क्या हो जाएगा? ये स्रोत हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि उसमें कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि सोशलिस्ट, जैसे आपका क्या है? सबसे पहले आपका सोवरेनिटी आता है, फिर सोशलिस्ट आता है, फिर सेकुलर आता है, फिर उसके बाद से आपका आता है क्या? फिर आपके आते हैं लोकतांत्रात्मक गणराज्य, यानी लोकतंत्र और गणराज्य। तो ये क्या हो गए? ये आपके आइडियल्स हो गए, यानी आदर्श हो गए। तो वो सारी चीजें आपकी प्रस्तावना में दी गई हैं। फिर हम देखते हैं कि भाग 3 क्या है? तो ये भाग 3 जो है ये आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार किसको दिए गए हैं? मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, नागरिकों को। ठीक, भाग 4 क्या कहता है? भाग 4 आपका नीति निदेशक तत्व है, नीति निदेशक तत्व, जिसके बारे में हमने आपको यह बताया था कि कोई भी राज्य सरकार यदि कोई भी कानून बनाती है तो हालांकि ये नीति निदेशक तत्व न्यायालयों में प्रवर्तनीय तो नहीं है, न्यायालयों में अप्रवर्तनीय है। ठीक है, प्रवर्तनीय तो नहीं है, लेकिन क्या समस्या है? चीजें ये हैं कि ये जो राज्य होंगे वो जब कानून बनाएंगे तो उनको ये एडवाइजरी है कि उनको इन चीजों का ध्यान रख के कानून बनाना चाहिए। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें हैं आपकी, ग्राम पंचायतों का गठन है, समान नागरिक संहिता है, फिर समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है। ठीक है, और मजदूरों को कारखानों में या फिर जहां पे भी वो जिस भी कंपनी में कार्य कर रहे हैं उसमें एक सुरक्षित वातावरण हो वहां पे। तो ये सारी चीजें आपकी किसमें दी गई हैं? नीति निदेशक तत्व में दी गई हैं।
भाग एक आपका क्या जिक्र करता है? भाग एक आपका जिक्र करता है संघ व उसके क्षेत्र, ठीक है, जिसमें इसके साथ ही, इस भाग एक के साथ ही क्या है आपका, अनुसूची एक जुड़ी हुई है, अनुसूची एक, जिसमें सारा ब्यौरा दिया गया है कि कौन कौन से राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछला जो प्रश्न था उसका उत्तर क्या हो जाएगा? आदर्श कहां पे दिए गए हैं? आदर्श दिए गए हैं प्रस्तावना में। कौन कौन से आदर्श थे? आदर्श में हमने आपको बता दिया क्या क्या है। आपका है संप्रभुता, संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, और क्या है आदर्श यहां पे? गणराज्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये जब हम अगली क्लास में मिलेंगे, जब हम प्रस्तावना के बारे में एक गहन चर्चा कर रहे होंगे, तो आपको इन सभी शब्दों का और जो जो चीजें प्रस्तावना में दी गई हैं उसके बारे में हम आराम से और विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए, सातवां क्या है? संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से परिलक्षित होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि संविधान की जो सोच है और आदर्श कहां पे दिए गए हैं? ये प्रस्तावना में दिए गए हैं। जब हम आपको पहली क्लास ले रहे थे और प्रस्तावना के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, तो हमने आपको बताया था कि संविधान जो है और उसमें जो संविधान की जो प्रस्तावना दी गई है, यानी जिसको हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं या अंग्रेजी में कह लें तो उसको प्रिएम्बल के नाम से जानते हैं, ये सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है। और वो किस नाम से प्रस्तुत किया जाएगा? वो जो प्रस्तुत किया जाता है उसका नाम होता है उद्देश्य प्रस्ताव। और उस उद्देश्य प्रस्ताव में ही कुछ चीजें दी गई होती हैं जिनके इर्द गिर्द ही हमें अपना पूरा संविधान बुनना था। तो उसमें क्या दिखाता है ये हमारे संविधान निर्माताओं की सोच को दर्शाता है और क्या आदर्श होने चाहिए हमारे संविधान के, उसके बारे में भी बताता है। तो ये सारी चीजें आपको प्रस्तावना में मिल जाती हैं। मौलिक कर्तव्य में क्या है? ये नागरिकों के दिए गए नागरिकों के कुछ कर्तव्य हैं जो कि हमारे मूल संविधान में नहीं था, बल्कि ये कब जोड़ा जाता है? ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42वें से आता है ये। और ये कहां से लिया गया? ये लिया गया है रशिया, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, यूएसएसआर। ठीक है, फिर मौलिक अधिकार, आपका मौलिक अधिकार भाग 3 में आएगा और ये मूल संविधान में था, पार्ट 3 में आता है। ठीक है, और ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है आपका, और ये किस में था? ये पार्ट 4A में आता है, 4 में आता है। ठीक है, ये लिया गया है आपका यूएसए से, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये आपका अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, ये किस में है? ये पार्ट 4 में है। ठीक है, और ये कहां से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, और ये जो आपका मौलिक अधिकार है ये क्या है? ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है। यानी अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो कहां जा सकते हैं? वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कह सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और इस कारण से जो है आप इस केस की सुनवाई करिए और हमारी मौलिक अधिकार जो है उसको सुनिश्चित करिए। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है? वो मौलिक अधिकारों का गारंटर है। और हम ये भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही हमारे संविधान का संरक्षक है, यानी कस्टोडियन है। ठीक है, इसी तरह से ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये क्या है आपका? न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, यानी इसके लिए हम सीधा न्यायालय नहीं जा सकते हैं। और मौलिक कर्तव्य भी आपके क्या है? वो भी अपरिवर्तनीय है। ठीक, यहां तक चीजें समझ आ गई सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये पूछता है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? उसमें आपके ऑप्शंस हैं सरकार का संसदीय स्वरूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप या संघीय सरकार। तो बताइए, आपको जो विशेषताएं बताई थी उसमें से आप लोग बताएं कि क्या क्या हो सकता है। तो सरकार का संसदीय स्वरूप, हमारे यहां कौन सी प्रणाली है? हमारे यहां संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। और संसदीय प्रणाली हमने कहां से ली है? हमने संसदीय प्रणाली ली है
ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से ली है। और उसके बाद दूसरा बोल रहा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्या भारत में न्यायपालिकाएं स्वतंत्र हैं? जी बिल्कुल न्यायपालिकाएं स्वतंत्र हैं। क्यों और कैसे स्वतंत्र हैं? क्योंकि न्यायपालिकाओं का जो वेतन भत्ता है उन चीजों पर संविधान हमारा ये कहता है कि उनको एक सुरक्षा प्रदान की गई है उनके वेतन भत्तों पर, और जो सरकार है यानी विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिकाओं पर दबाव नहीं डाल सकती हैं। तो इस प्रकार से न्यायपालिका क्या हो जाएगी? हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र हो जाएगी। और दूसरी चीज क्या है कि जो संसद है हमारी वो क्या करती है? वो कानूनों का यानी विधि का निर्माण करेगी, और उस विधि के निर्माण करने के बाद न्यायपालिकाएं उसका समीक्षा करेंगी, और उसकी समीक्षा करने के बाद न्यायपालिका निर्णय लेती है कि जो ये विधि या कानून जो संसद द्वारा पारित है वो संविधान के साथ टकराव की स्थिति तो उत्पन्न नहीं कर रही है। यदि कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न करती है तो न्यायपालिकाएं उसे शून्य घोषित करने के लिए भी स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, तो आपकी ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, यानी कि ये भारत में क्या है? विशेषता है। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्या पूछा हुआ है? जो हमारा प्रश्न है वो ये बोल रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो आपको जब भी आप कोई प्रश्न करते हैं तो सबसे पहले उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आपके साथ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, खेला हो जाएगा। कैसे हो जाएगा खेला? खेला ऐसे हो जाएगा कि आपने ये नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ देखा संविधान की विशेषता पूछा है तो भारत का संसदीय स्वरूप, और आप पहला ऑप्शन टिक मार के चले आएंगे। तो पहला ऑप्शन जब टिक मार के चले आएंगे तो आपका गलत हो जाएगा भैया। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, पूरा प्रश्न ठीक से पढ़ना है। यहां नहीं पूछ रहा है तो संसदीय स्वरूप भारत में होता है, कैसे होता है और कहां से लिया गया है। तो संसदीय प्रणाली हमने आपको अच्छे से समझा दिया था कि संसदीय प्रणाली में क्या क्या चीजें होती हैं, कहां से ली गई। ये ब्रिटेन के संविधान से ये अवधारणा भारत में आई थी। फिर उसके बाद से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये कहां से आई थी? न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये आई थी अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से हमने लिया था इसको। और न्यायपालिकाएं भारत में स्वतंत्र है। सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप ये कहां पे है? ये भी आपका अमेरिका में है। और संघीय सरकार, क्या भारत की एक संघीय सरकार है? संघीय सरकार है, ठीक है, लेकिन वो पूर्ण रूप से संघीय सरकार नहीं है। इसमें क्या है? जो झुकाव है वो कहां है? वो एकात्मकता की तरफ ज्यादा है। परंतु जो राष्ट्रपति स्वरूप है वो भारत में नहीं है, यानी कि ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो भारत में नहीं है। भारत में कौन सा सिस्टम है? भारत में है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? संसदीय प्रणाली। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपका नहीं पूछा था तो आपके क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति स्वरूप, यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम भारत में नहीं है। कहां है प्रेसिडेंशियल सिस्टम? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है अमेरिका में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। एकल नागरिकता कहां पे है भाई? अमेरिका में है क्या एकल नागरिकता? बताइए। चलिए देखते हैं। तो इंग्लैंड में क्या है? इंग्लैंड में एकल नागरिकता है। तो आपका उत्तर तो यहीं से आ जाएगा, लेकिन हम अगले में भी देख लेते हैं अगले में क्या क्या चीजें हैं। यूएसए में क्या है? यूएसए में आपका द्विनागरिकता है, यानी कि राज्यों की भी नागरिकता होगी और केंद्र की भी नागरिकता होगी। पर इंग्लैंड में, भारत में क्या है? आप किसी भी राज्य से हो, कहीं से भी हो, आप कहां के नागरिक कहलाते हैं? आप भारत के नागरिक कहलाते हैं। और इंग्लैंड में आपके कहां के? ग्रेट ब्रिटेन के नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पे इंग्लैंड हो जाएगा। बाकी चीजें हमने आपको बताई दी थी। ठीक, फिर कनाडा में क्या है? कनाडा में केंद्र मजबूत है, तो कनाडा से हमने क्या लिया है? मजबूत केंद्र। ठीक है, और क्या चीजें ली हैं? अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी। ठीक, फ्रांस से हमने क्या लिया है? ये आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की भावना एवं बंधुता की भावना। कहां दिया गया है ये दिया गया है आपका प्रस्तावना में। कहां पे है ये? प्रस्तावना में है हमारे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या पूछ रहा है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है। ये आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कहां से ली गई है? महाभियोग
कैसे लगाया जा सकता है और उसकी क्या प्रक्रिया होती है, ये सारी चीजें जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे उस समय पे चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि संविधान के स्रोत कहां से लिए गए हैं और क्या क्या चीजें कहां कहां से ली गई हैं, तो उसमें आपसे चर्चा थोड़ी सी हुई थी राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो आप लोग फटाफट बताइए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहां से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि जो है वो यूएसए से ली गई है। ठीक है, यानी किस प्रकार से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का मतलब यही है, पद से किस प्रकार से हटाया जाएगा। ठीक, तो यूएसए का हो गया, हमने मौलिक अधिकार लिया है, महाभियोग का प्रक्रिया ली है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का पद जो होगा वो हमने वहां से लिया है। फिर यूके का हमने आपको बता दिया, यूके से क्या क्या चीजें हैं, एकल नागरिकता है, द्विसदनीयता है, संसदीय प्रणाली है। फिर यूएसएसआर से क्या क्या चीजें हैं, यूएसएसआर जिसको हम क्या कहते हैं, रशिया, यहां से कुछ चीजें ली गई हैं आपकी, जैसे पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना। फिर जो न्याय का कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय, ये कहां से लिया गया है, ये कंसेप्ट हम सोवियत संघ से लिया है हमने, जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं। ठीक है, फिर एक और चीज ली गई है, क्या, मौलिक कर्तव्य, कि नागरिकों के मौलिक अधिकार के साथ साथ कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। और वो मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। ठीक है, क्योंकि ये हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, परंतु 42वें संविधान संशोधन में ऐसा लगा इंदिरा गांधी की सरकार को कि इस समय पे नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और फ्रांस वाला हमने आपको बता दिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना। अब भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, किस आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन है आपके, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर शिमला समझौता। ठीक है, एक तो हमारे यहां ये थोड़ी सी गड़बड़ है, शिमला समझौता। ठीक, तो माउंटबेटन योजना में क्या हुआ था, माउंटबेटन योजना के तहत क्या किया गया, माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का क्या होगा, भारत पाकिस्तान का बंटवारा होगा, भारत पाकिस्तान का बंटवारा। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन होगा, संविधान सभा का निर्माण कह लें, गठन कह लें। कैसे, इसमें चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार से चुनाव होगा, कहां कहां क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आप में एक क्या है, पार्टी है। ठीक, शिमला समझौता क्या हुआ था, अंतरिम सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच सीटें बराबर सीटें बांटी गई थी, सीटें बराबर अंतरिम सरकार में। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था, तब भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड वेवेल। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संविधान सभा गठित किसके आधार पर हुई थी, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुई थी। अब इस कैबिनेट मिशन योजना के आपके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस साहब, पैथिक लॉरेंस। और पैथिक लॉरेंस के अलावा दो सदस्य और थे, कौन कौन से, स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक, और एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये आपके क्या है, कैबिनेट मिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहा जाएगा, धर्मनिरपेक्ष होता है वो राज्य जिसका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं हो। लेकिन ये क्या है, ये आपका सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता का एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
जो पॉजिटिव कंसेप्ट होता है वो ये कहता है कि सभी धर्मों को एक समान नजर से देखती है। तो वह राज्य जो किसी विशेष धर्म का पालन करता हो वो क्या कहलाएगा? क्या वो धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा? नहीं। वह राज्य जो धर्म विरोधी है, किसी भी धर्म का विरोधी हो जाएगा, तो वो भी तो अच्छी बात नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता है, तो ठीक है भाई, भेदभाव नहीं करता है, ये हो सकता है। वह राज्य जो सभी धर्मों को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई राज्य का कोई धर्म नहीं हो सकता है, न ही सभी राज्य के धर्म हो सकते हैं। तो आपका सही क्या हो जाएगा? जो धर्मों के बीच में भेदभाव नहीं करे। ठीक है, चलिए अगला, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ये जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे विशेषताओं में, उसमें जो मौलिक अधिकार था उसमें हमने आपको कुछ मौलिक अधिकार बताए थे। हालांकि जो मौलिक अधिकार बताए थे वो कुल 6 मौलिक अधिकार बताए थे, लेकिन उस चर्चा के समय हमने आपको यह भी बताया था कि शुरुआत में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय पे कुल कितने मौलिक अधिकार थे? कुल 7 मौलिक अधिकार थे। और उन 7 मौलिक अधिकारों में से जो आपका एक संपत्ति का अधिकार है उसको 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया और उसको मौलिक अधिकार न करके उसको सांविधिक अधिकार यानी कि संवैधानिक अधिकार उसको कह लीजिए, या फिर इस पे भी एक चर्चा हुआ था और ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि संपत्ति का अधिकार आपका क्या है? संवैधानिक अधिकार है या फिर कानूनी अधिकार है? कानूनी अधिकार है। तो ये आपका दोनों में आता है। कानूनी अधिकार इसको बना तो दिया गया, परंतु चूंकि ये संविधान के ही अनुच्छेद नंबर 300A में है तो इसलिए इसको हम संवैधानिक अधिकार भी कहते हैं। परंतु अब ये क्या है? ये अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया। मौलिक अधिकार नहीं रह गया। कौन से संविधान संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन से। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन था? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें इसको किसमें डाल दिया गया? 300A में डाल दिया गया। तो प्रारंभ में कितने थे? प्रारंभ में 7 थे। अभी कितने हैं? अभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आज के डेट में यानी वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान समय में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। और वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता, समानता का मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक है। फिर उसके बाद से आपका स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? आपके 19 से 22 तक है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध कितने हैं आपके? शोषण के विरुद्ध आपके 2 हैं। ठीक है, कौन कौन से? 23 और 24। फिर आपका धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के कौन कौन से हैं आपके? धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। ठीक, फिर उसके बाद से अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में कौन कौन सी? संस्कृति और शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा। ये कौन सा है आपका? ये है आपका 29-30। ठीक, फिर जो छठा है वो आपका क्या है? उपाय, यानी जिसको हम रेमेडी कहते हैं। ये किस में है? 32 में है। तो ये आपके क्या हैं? ये मौलिक अधिकार हैं जो 6 अभी आपको मिल रहे हैं। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और संस्कृति एवं शिक्षण संस्थानों का स्थापना करना और अपनी संस्कृति और शिक्षा यानी कि उनको बचाए रखने के लिए। और जो है आपका छठवां वो क्या है? संवैधानिक उपचार, यानी जिनको उपाय बोला जाता है, जिसमें आपके 5 तरह के रिट होते हैं जिसको हम जानते हैं किस किस नाम से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, या फिर हम उसको अंग्रेजी में बोलें तो हैबियस कॉर्पस है। ठीक है, सर्टियोरेरी है, क्यो वारंटो है, मैंडेमस है और प्रोहिबिशन है। ठीक, चलिए तो ये हो गया आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन से शामिल किया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी जी की। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1976। ठीक है, 1977 में आपका क्या होता है? 1977 में सरकार बदलेगी।
ठीक है, और क्या आएगा 1975 में पहले इमरजेंसी, और 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार, किसके नेतृत्व में आती है? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में आएगी, यानी कि मोरारजी देसाई क्या बनेंगे? पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार इतनी बार आपको बता दिया, इसका तो उत्तर अभी तक सबको याद हो गया होगा। तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। कंफ्यूज मत होइएगा मौलिक अधिकार में और मौलिक कर्तव्य में। मौलिक अधिकार की अगर बात करेगा तो वो कहां से लिया जाएगा? वो यूएसए से लिया जाएगा। अगर मौलिक कर्तव्य बोल देता है तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य आपका यूएसएसआर से लिए गए हैं। और ये जो मौलिक कर्तव्य है ये आपका क्या था? ये मूल संविधान में नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। कब? 1976 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है? वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है भाई? मानव अधिकार है, नागरिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, या फिर राजनीतिक अधिकार है तो मानव का ही अधिकार, लेकिन इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो आपको देना है। तो वोट देने का अधिकार क्या होता है? वोट देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार होता है, यानी कि ये क्या है? ये एक पॉलिटिकल राइट है। पॉलिटिकल राइट क्यों है? क्योंकि इससे आप अपनी राजनीतिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, और आपके प्रतिनिधि के चुनने की वजह से ही क्या बनती है? सरकार का निर्माण होगा, और वो प्रतिनिधि जाकर के क्या करेंगे? कार्यपालिका का चुनाव करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यानी प्रस्तावना में किस चीज का उल्लेख नहीं है? न्याय का उल्लेख नहीं है, भाईचारा का उल्लेख नहीं है, स्थिति की समानता का उल्लेख नहीं है, या फिर वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। बताइए। हालांकि इस प्रश्न को हम जब कल मिलेंगे, कल जब हम चर्चा कर रहे होंगे प्रस्तावना के बारे में, तब आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये प्रश्न आ गया है तो इसका उत्तर देना हमें जरूरी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रस्तावना में न्याय का कॉन्सेप्ट दिया गया है, और न्याय किस तरह के न्याय? आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, भाईचारा यानी कि बंधुत्व की भावना की बात की गई है। बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना। ठीक, फिर स्थिति की समानता, किस तरह की स्थिति? जो समानता है वो आपकी स्थिति की भी समानता है, और स्थिति एवं अवसर की समानता की बात की गई है, जो हम अनुच्छेद 15 और 16 में देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 15 और 16। वयस्क मताधिकार का कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो आपका वयस्क मताधिकार हो जाएगा। और वयस्क मताधिकार के बारे में भी आपको कुछ चीजें क्लियर कर दें। वर्तमान में जो मताधिकार करने की उम्र है वो 18 वर्ष है, और ये 18 वर्ष कब आई? 61वें संविधान संशोधन से आई। ठीक है, कब? 1987 में। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ करता था? इससे पहले जब हमारा संविधान बना था तब 21 वर्ष आयु थी वोट करने की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है? संसद के हाथों में, संविधान के, राष्ट्रपति के, या फिर लोगों के? अभी आपसे थोड़ी देर पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तब हमने आपको बताया था कि संविधान में जो शक्ति है वो कहां से मिलती है? संविधान को शक्ति, यानी संविधान की शक्ति जो दी गई है उसके स्रोत कौन है? उसके स्रोत हैं हम भारत के लोग। और बाकी चीजें संसद हो या राष्ट्रपति हो, ये जो शक्तियां प्रदान ये जो शक्तियां पा रहे हैं वो कहां से पाते हैं? वो संविधान से पाते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अंतिम शक्ति, यानी कि जो संविधान को शक्ति देगा वही क्या होगा? आपकी अंतिम शक्ति होगी। तो वो शक्ति संविधान को देने वाले कौन है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, या फिर अंग्रेजी में कहें
तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिससे हमारा संविधान का प्रस्तावना शुरू होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो ये है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। ये भी आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है या फिर नैतिक अधिकार है। 42वां संशोधन कौन सा है आपका? 42वां संशोधन 1976, यानी कि 1976 से पहले तक अगर देखा जाता तो 1976 से पहले तक जो संपत्ति का अधिकार है वो आपका एक मौलिक अधिकार था। परंतु जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया जाता है तो उस 42वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया जाएगा। और उस कानूनी अधिकार को बनाते हैं तो उसको 300A यानी कि संविधान के अंदर ही एक अनुच्छेद है, उसमें 300 में एक पॉइंट और जोड़ा जाता है, एक क्लॉज और जोड़ा जाता है जिसको हम 300A के नाम से जानते हैं। तो संपत्ति के अधिकार को फिर 300A में रख दिया जाता है। तो ये आपका कानूनी अधिकार है। यदि कानूनी अधिकार ना देके एक संवैधानिक अधिकार बोल देता तो आपका वो उत्तर भी सही हो जाता। संवैधानिक अधिकार भी है। क्यों है संवैधानिक अधिकार? क्योंकि उसका जिक्र हमारे संविधान के अंदर किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भाई? संसदीय का है, संघीय का है, एकात्मक का है या फिर सत्तावादी का है? तो जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो उस समय हमने आपको यह चीज जरूर बताई थी, आप लोग पिछली क्लास चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो क्या था कि यहां पे दोहरी नागरिकता कहां की है? अगर हम देखें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है जिसके अंदर आपको राज्यों की भी नागरिकता होती है और केंद्र की भी नागरिकता होती है। राज्यों की भी नागरिकता होगी और केंद्र की भी नागरिकता होगी। परंतु क्या भारत में ऐसा है? भारत में तो ऐसा नहीं है। भारत में राज्यों की नागरिकता नहीं होती है। आप किसी भी राज्य के हों, आप सिर्फ भारत के नागरिक कहलाते हैं, यानी कि आप भारतीय कहलाते हैं। तो जहां पे भी आपकी राज्यों की भी नागरिकता होगी और केंद्र की भी नागरिकता होगी, वहां पे आप क्या कहेंगे? उसको दोहरी नागरिकता की प्रक्रिया कहेंगे। और यह दोहरी नागरिकता की प्रक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण है आपका अमेरिका। और अमेरिका में क्या संसदीय प्रणाली है सरकार की? नहीं। क्या संघीय है? बिल्कुल संघीय है। एकात्मक नहीं है, सत्तावादी नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संघीय प्रणाली या फिर जिसको हम कहेंगे फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि जहां पे फेडरेशन होगा, फेडरेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वहां की दोहरी नागरिकता। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, फिर उसके बाद से हम क्लास को खत्म करेंगे। जैसे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनके बारे में भी कुछ चर्चा की थी। जैसे क्या चर्चा की थी कि ये भारत के संविधान के चौथे पार्ट में है। ठीक है, यानी चौथे हिस्से में है। ये न्यायालय में क्या है? न्यायालय में अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय। अप्रवर्तनीय। ठीक है, और ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं ये क्या होते हैं? ये एडवाइजरी नेचर के होते हैं। जब भी कोई राज्य कोई कानून बनाता है तो उसको इन सारी चीजों का, यानी जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है और वो ध्यान रख करके उसका निर्माण करना होता है। और ये कहां से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है, कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? जो चीज संविधान के अंदर मेंशन है, यानी जिस बॉडी का संविधान के अंदर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है वो आपका क्या होगा? वो आपका संवैधानिक निकाय कहलाता है। तो वित्त आयोग
क्या संवैधानिक निकाय है? बिल्कुल है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये भी है, और चुनाव आयोग ये भी है। नीति आयोग आपका संविधान के अंदर नहीं दिया गया है, इसलिए ये क्या है आपका? ये आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रश्न। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। धन्यवाद।